स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर हर्षिता राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। आज हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी की। इससे पहले हम सेंसरी मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में बात कर चुके हैं। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी, जैसे कि इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, जो स्मृति या जो मेमोरी लंबे समय तक आपके मस्तिष्क में रहे, या हम ये कह सकते हैं वे सूचनाएं जो लंबे समय तक स्टोरेज एरिया में रहती है, ब्रेन में रहती है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी कहलाती है, या उन्हीं से मिलकर लॉन्ग टर्म मेमोरी बनी होती है। तो बेसिकली इसका जो टाइम पीरियड या ड्यूरेशन है वो 20-25 सेकंड से लेकर इसकी मैक्सिमम लिमिट कुछ भी हो सकती है। कुछ भी इन द सेंस को व्यक्ति को लाइफ लॉन्ग तक भी कोई चीज़ें याद रह सकती है। तो इस तरीके से 20-25 सेकंड से लेकर लंबे समय तक जो भी सूचनाएं याद रहती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा कहलाती है। अब हम अगर बात करें तो इसको कई तरीके से डिवाइड किया गया है, और जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइडेशन है वो है, इसको दो तरीके से जो बांटा गया है वो है एपिसोडिक मेमोरी और सेमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक यानी प्रासंगिक, जिसमें समय से संबंधित सूचनाएं होती है। समय के साथ एक सीक्वेंस के साथ जब आपको सूचनाएं या किसी इवेंट की मेमोरी रहती है तो वो एपिसोडिक मेमोरी में आती है। जबकि जो आपको सिंबल्स हैं, शब्द हैं, उनके अर्थ यदि आप समझकर कोई चीज़ आपकी मेमोरी में रहती है तो उसे हम अर्थगत या सेमेंटिक मेमोरी कहते हैं। इसको विलियम जेम्स ने सेकेंडरी मेमोरी कहा है। जैसे पहला भी बताया जा चुका है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को विलियम जेम्स ने प्राइमरी मेमोरी बोला, यानी प्राथमिक स्मृति, और लॉन्ग टर्म मेमोरी को विलियम जेम्स ने सेकेंडरी मेमोरी कहा। इसके साथ ही इसे सेकेंडरी स्टोरेज कैपेसिटी भी बोलते हैं, और इसे एक सबसे इम्पॉर्टेंट इनएक्टिव मेमोरी भी बोलते हैं। इनएक्टिव मेमोरी इसलिए बोलते हैं कि एक बार जो सूचनाएं लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं उनके लिए व्यक्ति को निरंतर रिहर्सल नहीं करनी पड़ती। वो इनएक्टिवली उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहती है, और जब उसकी ज़रूरत होती है व्यक्ति उसे पुनः प्राप्त कर सकता है, रिट्राइव कर सकता है। जबकि शॉर्ट टर्म मेमोरी में ये होता था कि अगर जो सूचना शॉर्ट टर्म मेमोरी में है उसे आपको प्राप्त करना है तो आप निरंतर उसका रिहर्सल करते रहते थे। तो रिहर्सल करने से उसे हम एक्टिव मेमोरी कहते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म मेमोरी को हम इनएक्टिव मेमोरी कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें तो जैसा कि जो आपको आगे बताया है वही सब कुछ इसकी विशेषताओं में आएगा। सबसे पहली चीज़ है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो सूचनाएं हैं वो रिलेटिवली स्थायी होती है, अब सापेक्षिक रूप से स्थायी होती है। रिलेटिव का मतलब क्या है कि कुछ समय तक, लंबे समय, कुछ समय तक, जो कि 20-25 सेकंड से अधिक है, कुछ उस सेकंड तक तो वो बनी ही रहेगी, कुछ समय तक तो वो सूचनाएं रहेगी ही रहेगी। बाद में उनका किसी कारण से हो सकता है आप भूल जाएं, बट लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो सूचना एक बार चली जाती है वो सापेक्षिक रूप से स्थायी मानी जाती है। परमानेंट स्थायी नहीं मानी जाती, सापेक्षिक, रिलेटिवली स्थायी मानी जाती है। और उसे हम ये भी नहीं कह सकते कि वो टेम्परेरी है। जिस तरह शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जो सिर्फ 20 से 25 सेकंड या 30 सेकंड तक की होती है, वो हम 30 सेकंड बाद तुरंत ही भूल जाते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म मेमोरी में सूचनाएं अपेक्षाकृत याद रहती है व्यक्ति को रिलेटिवली। सेकंड इम्पॉर्टेंट जो इसकी विशेषता है वो है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में सूचनाएं एनकोडिंग के द्वारा एकत्र की जाती है, संचित की जाती है। अर्थात इसमें सूचनाएं अपने मौलिक रूप में नहीं जाती, बल्कि व्यक्ति उनको एनकोड कर लेता है। एनकोड यानी उनके संकेतीकरण कर लेता है, और वो संकेत के रूप में सूचनाओं को अपने मस्तिष्क में रखता है। तो यहाँ जो संकेत की बात हम कर रहे हैं, उन संकेतीकरण करने में या एनकोडिंग करने में व्यक्ति अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ों को उसमें मिला लेता है और उसे याद रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जैसे ये मैं चैप्टर आपको बता रही हूँ, या मैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में बता रही हूँ, तो आप जो भी लोग इसको समझ रहे हैं वो एज इट इज़ जो मैं बोल रही हूँ उन शब्दों को याद नहीं रखेंगे, बल्कि आप अपने हिसाब से मेरी कही बात का मीनिंग निकालेंगे, और उस तरीके से जैसे कि आपको याद रह सके आप इस लॉन्ग टर्म मेमोरी की डेफिनेशन है या विशेषताएं हैं उसको आप अपने मस्तिष्क में स्टोर कर लेंगे। तो दैट मीन्स जब हम किसी भी सूचना को अपनी समझ के आधार पे उसमें हल्का फुल्का हेर फेर करके और उसको माइंड में रखते हैं, वो हम एनकोडिंग कहलाती है। तो ये इस तरीके से जो एनकोडिंग होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में अत्यधिक होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी में सूचनाओं की एनकोडिंग जनरली
अर्थगत होती है, यानी कि समझ के हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में सूचनाओं को भेजते हैं। जब आप रेटोफिकेशन के द्वारा यानी सिर्फ बोलते रहे, रिहर्सल रिहर्सल करते हुए याद करते हैं, तो वो आपके सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है। जबकि जब आप किसी चीज़ का अर्थ समझ के, उसकी मीनिंग को समझ के आप याद रखते हैं, तो वो बेसिकली आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है और लंबे समय तक याद रहती है। इसी तरीके से इसकी हम तीसरी विशेषता की बात करें तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो महत्वपूर्ण सामग्री या सूचनाएं हैं वो लंबे समय तक संचित की जा सकती है, जैसे आपको पहले भी बताया। और इसमें जनरली अर्थपूर्ण सामग्रियां ही एकत्र की जाती है। यानी अगर आपको कोई छोटी मोटी चीज़ है, किसी का नंबर बोला और आपको जस्ट डायल करना है, तो आप उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं डालेंगे। आप सिर्फ उसको 2 बार रिहर्सल करके फ़ोन लगाया, बात की और उसके बाद आप भूल जाते हैं उस नंबर को। तो इस तरीके से उसमें आप किसी तरीके का अर्थ या उसे लंबे समय तक रखने का प्रयास नहीं करते। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी में जनरली अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सूचनाएँ होती है, जो आपके साथ लंबे समय तक संचित रहती है। एक और इसकी जो विशेषता है, वो है इसमें कम ये जो मेमोरी है, इसमें सूचनाएँ कम सक्रिय रहती है। यानी कि एक बार अगर आपने सूचनाओं को समझ के, उनका अर्थ समझ के उनको लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल दिया, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इनएक्टिवली वो आपके मेमोरी में रहेगी। यानी जब आप चाहेंगे उसे पुनः रिट्राइव करना, पुनः प्राप्त करना, वो आप थोड़े से प्रयास से क्लूज़ के थ्रू क्लूज़ यानी कि जो संकेत हैं उनके थ्रू, आगे हम बात करेंगे संकेतों की, उन संकेतों के थ्रू आप उस सूचना को पुनः प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप निरंतर अपने माइंड को एक्टिव रखें, रिहर्सल मोड पे रखें, जैसा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में करना पड़ता है, जिससे कि आपको सूचना याद रहे। तो इसी कारण इसे हम कहते हैं ये एक कम सक्रिय या इनएक्टिव मेमोरी है। और इसकी एक जो इम्पॉर्टेंट विशेषता है वो ये है कि अगर आपने किसी कार्य को अधूरा छोड़ दिया है, दो तरीके के हम कार्य करते हैं। सपोज आप कोई चैप्टर लर्न कर रहे हैं या आप कोई कविता लर्न कर रहे हैं, कुछ भी, तो जो चीज़, या आप मूवी देख रहे हैं, आप जनरली नोटिस करिएगा, अगर आपकी कोई इंटरेस्टिंग मूवी है और वो अगर आपकी अधूरी छूट गई है, तो आपको उसकी मेमोरी बहुत लंबे समय तक रहेगी। लेकिन अगर आपने कोई कार्य, कोई टास्क पूरा कर लिया है, यानी कोई मूवी पूरी देख ली है, तो उसकी जो मेमोरी है वो जो अधूरी मूवी है उसकी अपेक्षाकृत कम रहेगी। कहने का मतलब ये है कि पूर्ण कार्य की अपेक्षा अपूर्ण कार्यों की लॉन्ग टर्म मेमोरी अधिक होती है। और इसे ही हम ज़ेगार्निक इफ़ेक्ट कहते हैं, क्योंकि ज़ेगार्निक नामक साइकोलॉजिस्ट ने ये प्रभाव सबसे पहले बताया था। इसके अलावा एलटीएम में जो सूचना है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में और एसोसिएटिव फॉर्म में रहती है। यानी वो किसी न किसी चीज़ से हम उसको साहचर्यात्मक रूप से जोड़ लेते हैं। जब भी हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में कुछ सूचनाएं डालते हैं, तो हम उस सूचनाओं को हमारी पहले से उपस्थित जो सूचनाएं हैं या हमारी मेमोरी है उससे हम जोड़ लेते हैं, उससे एसोसिएट कर लेते हैं और किसी न किसी तरीके से उसे ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, जिससे कि वो सूचनाएं हमें याद आसानी से आ जाए टाइम पड़ने पर। इसकी भी आगे एक्सपेरिमेंट है जो आगे आपको बताया जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ लॉन्ग टर्म मेमोरी की विशेषताएं हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए। और ये विशेषताएं से आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसी होती है, इसमें क्या क्या चीज़ होती है, वो आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रासंगिक स्मृति और अर्थगत स्मृति की। जैसे कि अभी बताया मैंने आपको कि लॉन्ग टर्म मेमोरी को बेसिकली 2 पार्ट्स में बांटा गया है, एपिसोडिक यानी प्रासंगिक स्मृति और सेमेंटिक यानी कि अर्थगत स्मृति। तो यहाँ पे ये जो डिवाइडेशन है ये टुल्विंग ने किया था, आपको नाम भी ध्यान रखना चाहिए। टुल्विंग ने 1972 में एसटीएम को 2 पार्ट्स में बांटा था। और इसमें अगर हम बताएं तो एपिसोडिक मेमोरी मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, नाम से ही क्लियर है कि एपिसोड के रूप में जो चलती है। यानी जब आपको सूचनाएं या किसी चीज़, कोई घटना जो घटित हुई है वो कब हुई, कैसे हुई, पूरी सीक्वेंस में अगर आपको याद है, यानी कि टेम्पोरल उसका सीक्वेंस आपको याद रहता है, टाइमिंग वाला जो क्रम है वो आपको ध्यान रहता है, ऐसे हुआ था, फिर ये हुआ था, उसके बाद ये किया था, तो ये एपिसोडिक मेमोरी का पार्ट होता है। यानी कि इसे हम एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं। इसमें आप ले सकते हैं, आप अपने जीवन की पुरानी बचपन की यादें जब याद करते हैं, आप कोई इंसिडेंट याद करते हैं, किसी नियर एंड डियर की शादी है या कोई ट्रेन या बस में ट्रैवलिंग है या आपकी पहली कोई फॉरेन की ट्रैवल है, तो इस तरीके की कोई भी
चीज़ें जब आप याद करते हैं और एक सीक्वेंस में याद करते हैं, तो वो चीज़ आपकी आत्मगत या जिसे हम कहते हैं प्रासंगिक मेमोरी में जाएगी, और इसके टेम्पोरल एस्पेक्ट के कारण ही इसे हम ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी भी कहते हैं। जब व्यक्ति अपने जीवन की सारी घटनाएं, इवेंट्स याद करता है बचपन से और एक अपनी आत्मकथा लिखता है, तो वो क्या है, वो आत्मकथा बेसिकली उसके जो प्रासंगिक मेमोरी है उसी का एक हिस्सा है। उसी के द्वारा उसे अपने पूरे जो टेम्पोरल सीक्वेंस है उसकी लाइफ का, वो सब कुछ याद है। तो इसे आत्मचरित्र स्मृति भी कहते हैं। प्रासंगिक स्मृति को हम आत्मचरित्र स्मृति भी कहते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं सेमेंटिक मेमोरी की, यानी अर्थगत स्मृति की, तो देखिए जो भी शब्द हैं, कंसेप्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं, सिंबल्स हैं, जिनको आप अर्थ समझकर याद करते हो, एप्पल का मतलब क्या है, 2 × 2 4 कैसे है, मल्टीप्लाई, डिवाइडेशन, या जो भी आप करते हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, आपको शब्दों का अर्थ जो उनका पता है, ये सब कुछ कैसी है, ये आपकी अर्थगत स्मृति है। केमिस्ट्री के फॉर्मूलेज, आपके फिजिक्स के फॉर्मूले, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, ये सब कैसे याद होते हैं, ये सब कुछ आपको अर्थगत स्मृति के आधार पे याद होता है। आप इस स्मृति को उनका मीनिंग समझ के याद करते हैं, शब्दों का, चिन्हों का, प्रतीकों का, और इसी कारण इसे हम जनरली जेनरिक मेमोरी या सामान्य या व्यापक स्मृति भी कहते हैं। तो ये जेनरिक मेमोरी का तात्पर्य, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ के लिए हमारी ज़रूरी होती है, हमारे जीवन में जो हमको रूटीन चलाना है उसके लिए जेनरिक मेमोरी बहुत आवश्यक होती है। आपने आज सीखा APPLE, एप्पल, एप्पल ऐसा होता है, एप्पल का ये, और अगर आप 2 घंटे बाद भूल गए तो आप कैसे लाइफ में सर्वाइव कर सकते हो। आपने शू लेस बांधनी सीखी, आपने कपड़े पहनने सीखे, आपने खाना खाना सीखा, अगर आप ये कुछ ही समय में भूल जाओ तो आप कैसे कार्य कर पाओगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बेसिकली जेनरिक मेमोरी के अंतर्गत आती है और इनका लाइफ में बहुत अधिक उपयोग है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो है अर्थगत स्मृति में, आपको हम बता चुके हैं